नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगाचार्य डॉक्टर मोहित तब्बार, हार्ट योग स्पेशलिस्ट। क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आसन, प्राणायाम और ध्यान। इन तीनों को करने का क्या नियम होता है, इसकी विधि क्या है, इसको किस समय पर करना चाहिए, इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमको। तो आप लोग अगर नियमित रूप से आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास अगर करते हैं तो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। प्राणायाम से आपका क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब श्वसन तंत्र है, वो आपका मजबूत हो जाएगा, आपके चेहरे में ग्लो आ जाएगा, आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी, आपकी जो है सारी नाड़ियों की क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद ध्यान में क्या होता है, हमको स्वयं को जानना है। ध्यान मतलब आपके अंदर आपको देखना है। आंख बंद करके जब आप बैठेंगे, पूरा ध्यान फर्स्ट स्टेप जो होता है ध्यान का, आपको श्वास और प्रश्वास मतलब फोकस करना है ब्रीथ के ऊपर, इनहेल एंड एक्सेल के ऊपर। तो इस तरीके से आप अगर नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आसन, पोस्चर्स। पोस्चर्स जो हैं इनके 3 टाइप्स बताए गए हुए हैं। एक जो होता है शरीर संबंधनात्मक, मतलब जो है आपके फिजिकली आपको कौन से पोस्चर्स करने हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, ट्विस्टिंग, लेग बैलेंस, हैंड बैलेंस, हेड बैलेंस, इस तरीके से आपको आसन करने हैं, पोस्चर्स करने हैं। उसके बाद जैसे फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आपका क्या होता है, विश्राम, मतलब रिलैक्सेशन पोस्चर्स, जिसमें आपका शवासन आ जाता है, मकरासन आ जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर थर्ड जो होता है ध्यानात्मक आसन, मतलब मेडिटेटिव जो पोस्चर्स होते हैं, जैसे स्वास्तिक आसन हो गया, उसके बाद आपका सिद्धासन हो गया, लोटस पोज, पद्मासन हो गया। इस तरीके से अगर आप आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहले जैसे अलग अलग डिसीज़ के अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं, अलग अलग डिसीज़ जो हैं, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ हो गया, मान लो किसी को डायबिटीज़ है, उसको कौन कौन से आसन करने चाहिए जिससे उसका जो है इंसुलिन का लेवल बॉडी में अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको कैसे हम नॉर्मल ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको आसन करने हैं। फर्स्ट जो आसन आपका रहेगा, इसमें ट्विस्टिंग वाले पोस्चर्स आपको करना है। मतलब जैसे कि ट्विस्टिंग में आपके जो आसन आएंगे वो इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि आप वक्रासन कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं। इन आसनों को आपको अभ्यास करना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी पे अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो सकता है। ये आसन अगर आप करेंगे तो ट्विस्टिंग, अगर जैसे कमर को ज़्यादा पीछे की ओर मोड़ते हैं तो क्या होता है कि आपके जो पैनक्रियाज है, जहाँ से जो है इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, वो जो है बैलेंस भी कर जाता है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए, पैनक्रियाज की जो क्रिया है उसको नॉर्मल लाने के लिए हमको ट्विस्टिंग वाले प्रोसेस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद एक आसन जो होता है जो अति आवश्यक है, वो है मंडूकासन। तो मंडूकासन का जैसे आप अभ्यास करते हैं तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि पूरा आपके जो है टमी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके अंदर पेनक्रियास है, स्टोमक है, लीवर है, ये सारी जो चीज़ें हैं स्टोमक के जो आपके एब्डोमेन के अंदर, तो इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, मसाज होगी, तो वहाँ से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो नॉर्मल होने लगता है। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको आपको नियमित रूप से करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा इस समय जो जंक फूड वगैरह ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, तो उसके कारण जो आम हो चुका है, जैसे कब्ज बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैसेस बन रही है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, जैसे इरिटेशन, डकार ज़्यादा आती है। तो इन रोगों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इनके लिए कौन कौन से आसन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाते हैं ज़मीन के ऊपर, तो आपको अर्ध पद्मा ये करना है, अर्ध पवन मुक्तासन। उसके बाद पवन मुक्तासन आप कर सकते हैं।
उसके बाद दोनों घुटने मोड़ के बैठ जाते हैं। वज्रासन आपको करना है। वज्रासन ऐसा एकमात्र आसन है जो खाली पेट भी आप कर सकते हो खाना खाने के बाद। बाकी सारे आसनों का अभ्यास आपको खाली पेट करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी। खाना खाने का जो अंतर है, अगर खाना खा लिया है तो कम से कम 4 घंटे बाद आप आसन कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका वज्रासन हो जाएगा, पवन मुक्तासन हो जाएगा, पवन मुक्तासन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके डाइजेशन सिस्टम जो है इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। कुछ भी अगर आपने खाया है पच नहीं रहा है तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ में आप मंडूकासन भी कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको। उसके बाद जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो उनको कौन से आसन करना चाहिए, कौन से आसन नहीं करना चाहिए। तो जो हाई ब्लड प्रेशर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनको क्या करना चाहिए, आसनों में, क्योंकि जितने ज़्यादा आप आसन करेंगे तो उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो आपको क्या करना है, एक तो शवासन, रिलैक्सेशन वाले जो पोज हैं वो आपको ज़्यादा करना है, पोस्चर्स आपको करना है। जैसे शवासन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम की तरफ जाना चाहिए। प्राणायाम अगर आप करेंगे, जैसे अनुलोम विलोम, चंद्र प्राणायाम भी इसको बोलते हैं, नाड़ी शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं, तो इसको करेंगे आप नियमित रूप से तो आपका जो है ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल हो सकता है। आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर वालों को। उसके बाद अगर शीतली और शीतकारी प्राणायाम का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। इससे आपका जो है ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल में होने लगेगा। और आपको कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना है, इससे बहुत जल्दी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ज़्यादा सामने की ओर झुकने वाले आसन भी आपको अभ्यास नहीं करने चाहिए। अब बात आती है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर की अगर किसी को समस्या है तो उसके लिए हम कौन कौन से आसन कराते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि आप सूर्य नमस्कार कीजिएगा। सूर्य नमस्कार से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छे से होने लगता है। अगर आप 10 से 15 राउंड नियमित रूप से करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। उनको हम प्राणायाम के लिए एडवाइस करते हैं कि आप प्राणायाम जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, हम बाईं ओर से गहरी सांस लेंगे, दाईं ओर से छोड़ेंगे। और सूर्यभेदी प्राणायाम में आपको दाहिनी ओर से सांस राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल करना है। तो ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा। तो अगर ये लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद ये आप कर सकते हैं। उसके बाद इनको कपालभाति अगर हम कराते हैं लो ब्लड प्रेशर वालों को तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। इस तरीके से आप लो ब्लड प्रेशर वालों को ये आसन और प्राणायाम का अभ्यास करा सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी कॉमन जो है थायराइड का बहुत ज़्यादा केस मिल रहा है, थायराइड के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो थायराइड को हम जैसे ट्रीट करने के लिए कौन कौन से आसन कराते हैं, तो उसके लिए जो है देखो, नेक में ही आपका जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें पैराथायराइड और थायराइड जो ग्लैंड है, तो इससे जो हार्मोन का सिक्रीशन जो डिसबैलेंस होता है, तो उनको ठीक करने के लिए हमको क्या करना रहता है कि जो जैसे नेक के ऊपर पूरा प्रेशर पड़े वो वाले हमको पोस्चर्स कराने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, जैसे आप घुटने के ऊपर बैठ गए तो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं, उष्ट्रासन कर सकते हैं। तो ये 2 आसन ऐसे हैं जिसमें आपकी गर्दन को पीछे की ओर आपको पूरा झुकाना रहता है। तो यहाँ पर फ्रंट पर आपको अच्छा खासा प्रेशर पड़ेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर आपका प्रेशर पड़ेगा। उसके बाद आप पीठ के बल अगर लेट जाते हैं तो उसमें आपको मत्स्य आसन बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे पीठ के बल लेट गए, गर्दन को आपको क्या करना है, कमर को ऊपर उठाना, पद्मासन लगाकर आपको बैठना है। पद्मासन लगाकर फिर ज़मीन पे धीरे से लेट गए कोहनियों के सपोर्ट से। उसके बाद आपको गर्दन को पीछे की ओर अंदर की ओर मोड़ना है, पूरा वजन आपका सिर के ऊपर आएगा और पीठ आपकी ऊपर उठी हुई रहेगी। अगर मत्स्यासन का अभ्यास करते हैं तो थायराइड में यहाँ पर भी फ्रंट के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, लोड पड़ता है, प्रेशर आता है, स्ट्रेचिंग होती है। तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है, हलासन आप कर सकते हैं। हलासन में इस तरीके से गर्दन आपकी सामने की ओर झुक जाती है, जिससे आपका अच्छा खासा सामने की ओर प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। सर्वांग आसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये 4 से 5 अगर आसन आप थायराइड वालों को कराएंगे तो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वो लोग भी नियमित रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। अगर जैसे कोई बोलता है हमको वजन बढ़ाना है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमको बोलते हैं कि सर हमारा वेट बढ़ाना है, हम खूब खाते हैं लेकिन हमारा वजन बढ़ता नहीं है। तो उनको क्या करना है,
जैसे एक तो जो डाइट है उसको फॉलो करना है कि जैसे कि मिल्क है वो आधा लीटर रात को सोते समय आधा लीटर मिल्क लें। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नाश्ता लेने के बाद, सुबह नाश्ता लेने के बाद 2 केले ने आपको 2 केले नियमित रूप से खाने हैं। उससे आपका धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। और साथ में सूर्य नमस्कार का जो है अभ्यास आपको करना है। जो सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, कम से कम आपको उन 12 आसनों का जो एक राउंड पूरा बनता है, इससे 20 से 25 राउंड आपको नियमित रूप से करने हैं। जिससे क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो ठीक हो जाएगा। जिससे आप कुछ भी खाते हैं जिससे अभी शरीर को नहीं लग रहा है, तो वो धीरे धीरे शरीर को आपको लगने लगता है और आपका जो वजन अंडरवेट आप जा रहे हैं तो नॉर्मल होने लगते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। और खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा रेशेदार फल ले सकते हैं, सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। और मैदे वाली चीज़ों को आपको नहीं खाना है, नमक ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरीके से आप, और मीठा, जैसे मीठा खाने से अधिकतर वेट बढ़ता है, तो मीठा तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आगे जाके नुकसान बहुत सारे हैं। उसके बाद जैसे किसी को वेट बढ़ाना है तो वो बोलते हैं कि जैसे वेट कम करने वाले, ये तो बढ़ाने वाली बात हो गई। अब वेट कम करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर टमी बढ़ गया है, मतलब एक्स्ट्रा जो फैट है उसको कम करने के लिए कौन कौन से आसन किए जाएं। तो हम जैसे कि स्टैंडिंग पोज में फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए जैसे पाद हस्तासन करने, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर अगर झुकते हैं, दोनों हथेलियों को दोनों पैर के पंजों के बाजू में आपको लगाना है, माथे को घुटने पे लगाने की कोशिश करनी है। तो इसको आप कंटिन्यू सामने की ओर झुकेंगे, फिर वापस पीछे की ओर झुकेंगे। हाथ उत्साहन आसन बोलते हैं इसको, मतलब दोनों हाथों को आपने लिया, पीछे की ओर बेंड किया। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड बेंड और बैक बेंड करते हैं तो जो पेट में जितना एक्स्ट्रा फैट है, जो टमी है आपका, उसका एक्स्ट्रा फैट को जो कम करने के लिए पादहस्तासन और उत्तानासन आप कर सकते हैं नियमित रूप से। इस तरीके से अगर आप अभ्यास करेंगे और साथ में सूर्य नमस्कार आप करते हैं, 20 से 25 राउंड डेली कीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में आप जैसे करते हैं तो पहले 10 राउंड कीजिए, फिर धीरे से 5 और बढ़ा दीजिए, फिर 5 और बढ़ाइए, फिर 5 और बढ़ाइए। आपको कोशिश करना है 10 दिन में आप 25 राउंड करने हैं नियमित रूप से आपको सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार के। जिससे क्या होगा, आपके जो कैलोरी बर्न होगी, आपका जो है धीरे धीरे एक्स्ट्रा फैट है वो बॉडी से कम होने लगता है। और इसमें आपको क्या करना है, मीठा, जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, वेट कम करना है, तो उनको मीठा छोड़ना पड़ेगा, आपको नमक छोड़ना पड़ेगा, मैदे वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट्स ले सकते हैं, आप प्रोटीन वाली डाइट ले सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं। और एक बार में जैसे अनाज है तो चावल दाल खाया आपने, राइस एंड पल्स, तो वही लेना है, ना कि रोटी भी साथ में खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं। इस तरीके से आप अगर डाइट को भी साथ में फॉलो करेंगे तो जल्दी आपका वजन कम होने लगता है। तो ये तो हो गई आसनों की बात। अब हम करते हैं प्राणायाम की बात। अब जैसे प्राणायाम जो हैं अलग अलग डिसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जैसे प्राणायाम 8 प्रकार के बताए गए हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम की। सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे किया जाता है, तो सूर्यभेदी का जैसे मैंने बताया आपको, पद्मासन या सिद्धासन या किसी भी पद्मासन में अधिकतर बैठते हैं। अर्ध पद्मासन लगा लिया, पद्मासन लगा लिया, या जो नहीं लगा पाते हैं उनके लिए सुखासन में भी वो लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको षष्ठ मुद्रा बनाया, सामने हाथ रखेंगे, अंगूठा खुला हुआ, आपका थंब ओपन रहेगा, 2 फिंगर फोल्ड कीजिए, लास्ट की 2 फिंगर ओपन रहेगी। अब क्या करना है आपको, हम सूर्यभेदी प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को आपने क्लोज किया, राइट से इनहेल किया, विद काउंट के साथ आपको इनहेल करना है। जैसे आपने 5 सेकंड में इनहेल किया तो लेफ्ट साइड से आपको 10 सेकंड में एक्सेल करना है। फिर आपने बाईं ओर से सांस लिया, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट साइड से छोड़ दीजिए 10 सेकंड। तो इस तरीके से लेने का 5 सेकंड आपने रखा है तो छोड़ने का 10 सेकंड आपको रखना है। इस तरीके से आप नियमित रूप से अगर सूर्यभेदी का अभ्यास करते हैं, सूर्यभेदी जो प्राणायाम है, तो ये क्या होता है, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती है, गले में दर्द बना रहता है, टॉन्सिल ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसको आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट, जैसे अनुलोम विलोम। ये जो प्राणायाम की सीरीज है उसमें अनुलोम विलोम चंद्र प्राणायाम को नहीं रखा गया है, लेकिन हम इसको नाड़ी शुद्धि क्रिया के रूप में उपयोग करते हैं। इसका अनुलोम विलोम हम नियमित रूप से करते रहते हैं।
तो इसके डिफरेंट होता है। अपोजिट साइड से आपको इनहेल करना है, मतलब लेफ्ट से फर्स्ट इनहेल करेंगे, राइट से आपको एक्सेल करना है। फिर राइट से इनहेल किया आपने, लेफ्ट से एक्सेल किया। ये चंद्र प्राणायाम मतलब अनुलोम विलोम का जो है करने का तरीका हो गया। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, पद्मासन में आप सीधा बैठेंगे, मेरुदंड को सीधा रखना है, मतलब आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, बोथ आई क्लोज। दोनों नोस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है, मतलब दोनों नथुनों से गहरी सांस लेंगे। 5 सेकंड में आप सांस को अंदर की ओर खींचते हैं तो 10 सेकंड में आपको दोनों ओर नोस्ट्रिल से नोज से आपको छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके जो है फेस पे ग्लो आएगा, बहुत ज़्यादा चेहरे में चमक आने लगती है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। स्किन जो है आपकी जो जैसे ड्राईनेस आ जाता है, सूखापन आ जाता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो इस तरीके से आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिएगा भस्त्रिका प्राणायाम का। ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें आपके लंग्स जो हैं प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। पूरा नीचे की तरफ सांस आप अच्छे से जब इनहेल करेंगे 5 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में आपको एक्सहेल करना, इस तरीके से। तो जैसे आप इनहेल और एक्सहेल, इनहेल आपका जैसे 5 सेकंड का है तो एक्सहेल आपको 10 सेकंड, मतलब आपको ऑक्सीजन आपने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको डबल में छोड़ना है बाहर की ओर, तभी आपको इसके फायदे होंगे। उसके बाद हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, इस तरीके से आपको षष्ठ मुद्रा बनाना है, मतलब आपके बोथ थंब जो हैं वो ईयर के अंदर रहेंगे, कान के अंदर दोनों अंगूठे रखिए। फर्स्ट फिंगर आपकी जो है आई के ऊपर, मिडिल फिंगर है नोज के ऊपर, रिंग फिंगर है अपर लिप के पास एंड लिटिल फिंगर है लोअर लिप के पास। अब आपने इस तरीके से पोजीशन बनाया, नाक से गहरी सांस ली। अब इसमें माँ शब्द का, एम शब्द का आपको गुंजन करना है। जैसे ओम बोल के माँ शब्द पे एम पे रुक सकते हैं, तो इसको देखिए तरीका। ओम, इस तरीके से आप अगर अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का, तो आपने क्या किया, कान बंद किए जिससे कानों से हवा अंदर ना जा सके, नाक बंद की, आंख बंद किया, मुंह बंद किया। तो जब ये वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो ये मानसिक तनाव को कम करता है। जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उनको नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे क्या होता है, गले की जो खराश है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम रहती है गले की, उनके लिए फ़ायदेमंद है। मानसिक तनाव कम हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस जो लेवल है उसको डिक्रीज़ करता है, तो इससे आपका जो है मन शांत रहेगा। उसके बाद शीतली प्राणायाम का जो है अभ्यास हमको करना चाहिए नियमित रूप से। उसको कैसे कर सकते हैं आप, शीतली प्राणायाम का अभ्यास अगर आप करते हैं, उसमें क्या करना है, इस तरीके से सीधे पद्मासन में बैठेंगे, आंखें बंद रखेंगे, आपको मुंह से गहरी सांस लेना है, मतलब जीभ को बाहर निकालिए, जीभ के बीच में से, जैसे पंछी की चोंच की तरह जीभ आपके बीच में से मुड़ी हुई रहेगी, उसके बीच में से आपको वायु का पान करना है, मतलब डीप इनहेल करना है। फिर आपने माउथ को क्लोज किया, मुंह बंद करेंगे, नाक से आपको एक्सेल कर देना है, नोज से एक्सेल करेंगे, नाक से छोड़ दीजिए। इसमें भी काउंट के साथ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। जैसे 5 सेकंड में आपने इनहेल किया टंग के बीच में से, नाक से छोड़ देना है 10 सेकंड में। इस तरीके से आप शीतली का अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मानसिक तनाव को कम करता है, और आपके शरीर में जो पानी की जो वाटर लेवल कम होता है, पानी की कमी हो रही है, आपको बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद आप कर सकते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम कैसे करेंगे, धन पंक्तियों के बीच में से, मतलब जॉइंट बोथ टीथ, बहुत टीथ, इस तरीके से आपको दांतों को बंद करना है, आपको वायु का पान करना है। धन पंक्तियों के बीच में से जैसे एयर अंदर जाएगी आपके जो है जीवा से टकराते हुए, फिर मुंह बंद करेंगे, नाक से आपको छोड़ देना इस तरीके से।
तो शीतकारी प्राणायाम का जब आप अभ्यास करते हैं तो दंत पंक्तियाँ आपकी जुड़ी हुई रहेगी, जीवा अंदर रहेगी, उसके बीच में से आपको वायु का पान करना है, मतलब आपको डीप इनहेल करना है, माउथ को क्लोज करेंगे, नोज से आपको एक्सेल कर देना। इसमें भी काउंटिंग के साथ अगर करते हैं रेशियो 1:2 का हमको चलाना है, मतलब 5 सेकेंड में इनहेल किया तो 10 में आपको एक्सेल करना है। इस तरीके से आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो इससे भी आपको मानसिक तनाव कम होता है, चेहरे में चमक आती है, आपके जो पानी की कमी है बॉडी में, आपके जो वाटर लेवल कम हो रहा है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊंचाई प्राणायाम का अभ्यास करना। ऊंचाई प्राणायाम गले के जितने भी रोग हैं, मतलब थ्रोट डिसीज जितनी भी है, जैसे कि आपको टॉन्सिल्स हो रहे हैं, बार बार कफ कोल्ड हो रहा है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है तो इसको आप नियमित रूप से कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको मेरुदंड सीधा रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, बोथ आई क्लोज। पद्मासन में आप बैठेंगे लोटस पोज में, डीप इनहेल करेंगे विथ साउंड, मतलब आपको नाक से गहरी सांस लिया, गले से हल्की सी आवाज़ आएगी, थ्रोट से आपको साउंड करते हुए इनहेल करना है, और गले से आवाज़ करते हुए नाक से सांस को छोड़ देना है। इस तरीके से आप ऊंचाई का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके गले के रोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। जैसे मैंने बताया, टॉन्सिल्स हुआ, कफ कोल्ड हुआ, इन रोग जो हैं इनको ठीक करने के लिए ऊंचाई बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। उसके बाद आप प्लावनी और मूर्छा का भी अभ्यास कर सकते हैं। मूर्छा में क्या होता है कि आपको सांस को अंदर की ओर रोकना है, तब तक रोके रहना है जब तक आपका जो है ऐसा लगे आपको शरीर में कि अब हम मूर्छित होने वाले हैं, हमारे अंदर सांस बची नहीं हुई है, हमको ऑक्सीजन लेना चाहिए, हमको सांस लेने की बहुत आवश्यकता पड़ रही, तब तक सांस को रोके रहना है। जैसे आपने रुका, जब जैसे आप मूर्छित होने लगते हैं, बेहोशी की हालत आने लगती है, तब तक आपको अभ्यास करना है। इससे क्या होता है, जैसे कई बार अगर जैसे आप स्विमिंग पूल में हैं, आपको तैरना नहीं आया, कहीं ज़्यादा बारिश में आप बाढ़ में फंस गए हैं, पानी में फंस गए हैं, इससे क्या होता है कि जो है आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शरीर में ऑक्सीजन को रोक सकते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा डस्ट है, बहुत ज़्यादा धुआं है, अगर उस कंडीशन में आप फंसे हुए हैं, आपको सफोकेशन होने लगेगा तो आपका दम घुटना हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको मूर्छित का जो है प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मूर्छा प्राणायाम का, तो इससे जो है आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी हुई रहेगी। 30 सेकंड 1 मिनट तक आप सांस को रोक सकते हैं, जिससे आप उस दुष्प्रभाव के, धुएं के और धूल मिट्टी के, उससे बच सकते हैं। तो ये स्विमिंग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मूर्छा जो प्राणायाम है इसका अभ्यास करेंगे तो उसके बाद प्लावनी में भी आप वैसे ही श्वास को ही आपको रोकना है, इसमें बाहर की ओर रोकना है, जिसमें बाहर की ओर सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं, आपको लेना नहीं है इसमें सांस को। इस तरीके से आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। और कम से कम, जैसे प्राणायाम का जो सही समय है, वैसे तो प्राणायाम को हम 4 बार कर सकते हैं, मतलब आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, और रात को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं प्राणायाम का अभ्यास। इसको 4 पहर का बोला गया है, चारों टाइम आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको मॉर्निंग में, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट टाइम, 4 टाइम आप प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किस समय आपको प्राणायाम का मिलता है, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में क्या होता है, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो सुबह 4 बजे से आपको 6 या 7 बजे के बीच में अगर आप प्राणायाम करते हैं, आप छत पे चले जाइए, आपके फ्लोर पे, बालकनी में, इस तरीके से आप अगर जाते हैं टेरेस पे, तो आपको खुली हवा मिलेगी। आप किसी गार्डन में कर सकते हैं, किसी लेक या तालाब के किनारे कर सकते हैं, तो वहाँ आपको ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा मिलेगी। आपके शरीर में अलग ही आप फील करेंगे कि मेरी स्किन बिल्कुल स्वस्थ हो रही है, मेरे फेफड़े बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपके फेस पे ग्लो आने लगेगा, बहुत ज़्यादा चेहरा, स्किन जो है चमकने लगेगी। तो इसको आप सुबह के टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। बाकी आप चारों टाइम इसको कर सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। तो इस तरीके से आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, आसनों का अभ्यास कीजिए। उसके बाद हम ध्यान की बात करेंगे, मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है आपको करना चाहिए, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं आप, इवनिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपको क्या करना रहता है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि आप
पद्मासन लगा लीजिए, लोटस पोज, हाफ लोटस पोज और पद्मासन या सिद्धासन या स्वास्तिक आसन। इन आसनों में आप बैठ के अगर प्राणायाम ये इसका ध्यान का जो है करते हैं, ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास प्रैक्टिस, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ध्यान के लिए जो बेस्ट मैंने पोस्टर्स बताए थे, स्वास्तिक है, आपका जो है लोटस पोज है, आपका सिद्धासन है, तो ये बहुत ही सिद्धासन है, ये जो है सर्वश्रेष्ठ ध्यान के लिए जो है सिद्धासन को बताया गया। इसमें अगर आप बैठते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 10 से 15 मिनट बैठने के लिए अभ्यास करना है कि हम सीधे मेरुदंड को सीधा रखें, स्पाइन स्ट्रेट, पद्मासन लगा सकते हैं, सिद्धासन या स्वास्तिक आसन। आंखें बंद रहेगी, बोथ आई क्लोज। इसमें क्या करना है, आपको आंखें बंद रखना है और पूरा ध्यान श्वास जो आप अंदर की ओर खींचते हैं उसके ऊपर लगाइए, प्रश्वास जो आप बाहर छोड़ रहे हैं उसके ऊपर लगाइए। तो पहला आपको क्या करना है, अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लगाना है, मतलब फोकस योर ब्रीथ, डीप इनहेल विथ एक्सहेल, मतलब आपको श्वास अंदर की ओर खींच रहे हैं उसको देखना है और बाहर की ओर छोड़ रहे हैं उसको देखना है। तो इसको आप पहली स्टेप है ध्यान की, इसको आप नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आप के जो विचार हैं, जैसे आप अगर आंख बंद करेंगे और बिना श्वास पे ध्यान लगाएंगे तो आपका मन इतना चंचल है, थोड़ी देर में मार्केट चले जाएगा, ऑफिस चले जाएगा, घर चले जाएगा, आप कहीं बाहर हैं, तो इस तरीके से आपका मन जो है भटकता रहेगा, विचार आपके मन में आते रहेंगे, कुछ भी सोचने लगेंगे, बैठे ध्यान में हैं कुछ और आपके विचार आने लगते हैं, बहुत थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, फोकस करना है आपके ब्रीथ के ऊपर, आपके श्वास और प्रश्वास के ऊपर। तो इस तरीके से आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिएगा ध्यान का। धीरे धीरे ध्यान में आप जब 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे तक आप बैठने लगेंगे तो फिर अगला स्टेप जो आता है इसमें अलग अलग आपको नाद, मतलब जो साउंड है वो सुनाई देने लगते हैं, जैसे कि वीणा का साउंड हो जाएगा, पानी के झरने का आवाज़ आ जाएगा, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट आपको साउंड आने लगेंगे, सुनाई देने लगेंगे। और डीप में आप जाएंगे और गहराई में जाएंगे तो और नई नई अनुभूतियाँ आपको होंगी और इससे आपका जो है कुंडली भी जागृत हो जाता है, आपके चक्र भी जागृत होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आपको अलग अलग चक्रों के ऊपर ध्यान लगाना है, जैसे मूलाधार के ऊपर लगाया, फिर स्वादिष्टान के ऊपर लगाया आपने, फिर मूलाधार के उस मणिपुर के ऊपर लगाया, फिर आपने अनाहत के ऊपर लगाया, विशुद्धि चक्र के ऊपर लगाया, उसके बाद आपने आज्ञा चक्र के ऊपर लगाया और लास्ट में सहस्त्रार। तो अलग अलग चक्रों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान लगाना। आप सेकंड स्टेप में, फर्स्ट में तो आपको श्वास के ऊपर लगाना है, फिर सेकंड में आपको चक्रों के ऊपर, नीचे से जो चक्र फर्स्ट मूलाधार है उसको आपको फोकस करना है, फिर धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे मूलाधार आपके जो है गोदा द्वार के पास में होता है, उससे 4 उंगल ऊपर लेंगे तो स्वादिष्टान चक्र होगा, उसके ऊपर जैसे ही आप नाभि प्रदेश के पास आएंगे तो वहाँ पर मणिपुर चक्र होता है, जैसे थोड़ा और ऊपर आए आपके हृदय के पास सामने आए, यहाँ पर आपका रहेगा अनाहत चक्र रहेगा, फिर आपके गले में जो है यहाँ पर आपके विशुद्धि चक्र रहेगा, फिर थोड़ा और ऊपर आएंगे, यहाँ पर सेंटर में दोनों आईब्रो के बीच में जो सेंटर है, यहाँ सेंटर पॉइंट पे ये आपका आज्ञा चक्र होता है, फिर यहाँ पर सहस्त्रार चक्र होता है। इस तरीके से आप अलग अलग चक्रों का ध्यान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका मेडिटेशन का लेवल बढ़ेगा, आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ सकते हैं, आपका जो मानसिक तनाव है वो कम होने लगेगा, आपके मन में जो बैड थॉट्स आते हैं वो कम होने लगेंगे, आप बिल्कुल ऐसा शांत वाला जीवन जिएंगे, बहुत शांति रहेगी आपके जीवन में, जो उथल पुथल मची हुई है वो नहीं होगा। तो इस तरीके से ध्यान में आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसनों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और ध्यान का अभ्यास कीजिए। अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे, ध्यान के द्वारा आप आत्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा से जुड़ सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं कि आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है, आपको क्या करना है, आपका मेन उद्देश्य क्या है। क्योंकि हम लोग सिर्फ खाना खाना, मतलब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, रुपए पैसे कमाने में, खाना खाने में, इन चीज़ों में आप पूरा टाइम आपका बर्बाद करते हैं। जो आपका जन्म हुआ है, किस लिए हुआ है, वो आप नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। क्योंकि जो बार बार जन्म और मरण का जो चक्र है ये कब टूटेगा, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति के 2 ही साधन, जैसे अभी प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हैं, योग के द्वारा आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, उसमें भी ध्यान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा जो है
भक्ति के द्वारा आप अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो जीवन मिला हुआ है, मनुष्य का जीवन 84 लाख जो योनियां हैं, अलग अलग आप भोग के आते हैं, अलग अलग आपके जन्म होते हैं, कीड़े मकोड़े, जानवर, अलग अलग चीज़ों के बाद जो जानवर और सारी चीज़ें आपको जो अलग अलग योनियां हैं, इनको भोगने के बाद जब आप इंसान बनते हैं, मनुष्य का आपको जीवन अवतार होता है, तो इसमें आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ये मोक्ष का द्वार बोला जाता है, मनुष्य का जीवन है, तो इसमें आप आसन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास पर कंट्रोल कर सकते हैं, और ध्यान से आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, समाधि की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था आसन, प्राणायाम और ध्यान के ऊपर था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। आपको अगर आप कुछ प्रेरणा लेते हैं, आप इसको नियमित रूप से अपने जीवन में उतारते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, और अगर आप ध्यान में बैठना चालू करते हैं, तो आप खुद जान सकते हैं अपने जीवन में कितने चेंजेस मिलेंगे, आप कितना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, आपको कितना अच्छा लगेगा मन में आपको। और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो बहुत बिजी लाइफ जी रहे हैं, तो वो प्राणायाम का और मेडिटेशन का और सूर्य नमस्कार का तो अभ्यास कर ही सकते हैं, जिससे आपके शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपने देखा, लाइक किया। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगल।